मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पिछले वीडियो में स्टूडेंट्स हम लोगों ने जो चर्चा की थी मैगजिम्स ऑफ टीचिंग और प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग। तो मैगजिम्स ऑफ टीचिंग जो शिक्षण के सूत्र थे उनको भी डिटेल में बता दिया गया था और शिक्षण के जो सिद्धांत थे उनको भी डिटेल में बता दिया गया था। अरे आज की जो हम लोगों का कंटेंट है वह है शिक्षण की विधियाँ। तो देखिए शिक्षण की विधियाँ जो हैं दो प्रकार की होती हैं, एक तो शिक्षक केंद्रित विधियाँ और दूसरी छात्र केंद्रित विधियाँ। जैसा कि आपको इसमें दिख रहा है कि शिक्षक केंद्रित विधियाँ जिसमें शिक्षक का स्थान प्रधान होता है और शिक्षार्थी का स्थान गौड़ होता है। तो जैसे व्याख्यान विधि है, प्रदर्शन विधि है, ट्यूटोरियल विधि है और विवरण विधि है ना, और ह्यूरिस्टिक विधि है और क्या नाम है इसका अवक्रमिक अनुदेशन विधि है। ये सब जो हैं शिक्षण या शिक्षक केंद्रित विधियां हैं। तो उसके बाद आती है छात्र केंद्रित विधियां, ह्यूरिस्टिक विधि, प्रोजेक्ट विधि, प्रश्नोत्तर विधि, अभिन्यास विधि, चर्चा विधि, समस्या समाधान विधि। तो इसमें कुछ विधियां दी हुई हैं। इनके अलावा भी बहुत सारी ऐसी विधियां हैं जिनको हम शिक्षण के क्षेत्र में यूज करते हैं। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि इससे पहले बहुत सी ऐसी विधियां थीं जिनके माध्यम से शिक्षण कार्य किया जाता था। जैसे संवाद विधि थी, समस्या समाधान विधि, प्रश्नोत्तर विधि, खेल विधि, किंडरगार्टन विधि, है ना, प्रोजेक्ट विधि, प्रश्नावली विधि, अनुसंधान विधि, मनोविज्ञान विधि या मनोविश्लेषण विधि, अंतर्दर्शन या आत्मकथा विधि। ये सभी विधियां थीं जिनसे शिक्षण कार्य किया जाता था। उसके बाद धीरे धीरे समय का परिवर्तन हुआ और उस परिवर्तन के साथ साथ हमारी शिक्षा प्रणाली भी परिवर्तित हुई और शिक्षा प्रणाली के परिवर्तित होने में शिक्षण विधियां भी कुछ परिवर्तित हुई। उन शिक्षण विधियों में जो वर्तमान युग की शिक्षण विधियां हैं उनका प्रयोग किया जाता है ना, क्योंकि कक्ष में जाने से पहले शिक्षक को कुछ स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है, कुछ विधियों का ज्ञान करना पड़ता है जिसके माध्यम से वह उत्तम शिक्षण कर सकता हो। तो ये जो होती हैं, अगर टीचर इन शिक्षण विधियों पर फोकस करके शिक्षण कार्य करेगा तो समझ लीजिए वह अपने लक्ष्य में पूर्ण हो सकता है। और अगर इससे हटकर, है ना, जनरल रूप से पढ़ाने का प्रयास करेगा तो हो सकता है कि लक्ष्य तक पहुंचने में उसे कुछ समस्याओं का सामना करना पड़े। अब आते हैं शिक्षक केंद्रित विधि। शिक्षक केंद्रित वह विधि होती है जिसमें शिक्षक प्रधान होता है। पहली विधि है व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि में होता क्या है, जब टीचर कक्ष में जाते हैं उस समय एक किसी कंटेंट को लेकर एक व्याख्या देनी होती है, उन्हें एक्सप्लेनेशन देना होता है या प्रस्तुतिकरण प्रेजेंटेशन देना होता है जो उनके टाइम ड्यूरेशन यानी कक्षा ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग होता है। जैसे भारत के संविधान पर व्याख्यान देना है तो भारत के संविधान के विषय में कि संविधान क्यों बनाना पड़ा, कब बनाना पड़ा, कब बना, ये कैसे इसकी कमेटियां बनी, है ना, और कौन कौन प्रारूप समितियों के अध्यक्ष बने और कैसे कितने दिनों में ये संविधान बना, ये सबका लेखा जोखा एक तरीके से तैयार कर लिया जाता है और शिक्षक कक्ष में जाके ब्लैक बोर्ड एंट्री करने के बाद प्रस्तुतिकरण अपना शुरू कर देता है और 35 मिनट्स या 45 मिनट्स बोलने के उपरांत स्टूडेंट्स के पास जो भी क्यूरी होती है उसको क्लियर कर लेते हैं। तो इसमें होता क्या है, शिक्षक ही सक्रिय रहता है, छात्र क्या करते हैं, केवल मूक दर्शक बने सुनते रहते हैं, श्रोता का रूप धारण किए हुए रहते हैं और इससे जो भी कंक्लूजन निकल के आता है वो ये आता है कि लगभग 50% से कम विद्यार्थी ही उस कंटेंट को सीख पाते हैं जो कंटेंट टीचर सिखाने गए हैं। ठीक है ना।
क्यों? क्योंकि कुछ विद्यार्थियों को ये विधि बहुत बोरिंग विधि लगती है, क्योंकि इसी में ना किसी प्रकार का डेमोन्स्ट्रेशन का वो होता है, ना किसी प्रकार से किसी चीज़ को दिखा सकते हैं, ना किसी वास्तविक विषय वस्तु को प्रस्तुत कर सकते हैं, है ना क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। केवल और केवल टीचर बोलते रहते हैं और शिक्षार्थी उसको सामान्य रूप से सुनते रहते हैं। तो इसमें 75% जो रोल रहता है टीचर का रहता है, यानी टीचर 75% क्रियाशील रहते हैं और शिक्षार्थी जो हैं, छात्र जो हैं 25% क्रियाशील रहते हैं। इसीलिए इसमें सीखने की दर जो बालक की होती है वह लगभग 50% से कम रहती है, यानी कि 40% के आसपास सीखने की दर रहती है। अगर बच्चे अधिक IQ लेवल के हैं तब तो मान लीजिए जो टीचर बोल रहे हैं कुछ पॉइंट नोट करते जाते हैं, उन पॉइंटों के अकॉर्डिंग लाइब्रेरी में बैठ कर उस पर डिस्कशन कर लेते हैं, उसको पढ़ लेते हैं, तो मान लीजिए बच्चा आसानी से उस चीज़ को सीख सकता है, उस चीज़ को ज़्यादा सीख सकता है। अन्यथा की स्थिति में वही स्थिति आती है जो सामान्य रूप से 40 से 50% तक बच्चे उससे सीख सकते हैं। अब इसकी विशेषताएं, इसके गुण, इसके दोष, ये बच्चों आप लोगों को स्वयं ही पढ़ना है, स्वयं ही लिखना है। उसके आगे जो विधि है शिक्षक केंद्रित में प्रदर्शन विधि, यानी डेमोन्स्ट्रेशन विधि। प्रदर्शन विधि का मतलब होता है कि किसी भी बिंदु को या विषय वस्तु को बच्चों के सम्मुख प्रस्तुत करना या प्रदर्शित करना। जैसे आप कोई PPT के माध्यम से शिक्षण कर रहे हैं, ठीक है ना, तो PPT के माध्यम से जो स्लाइड है आपकी, वह स्लाइड बच्चों के सामने आप किस चीज़ पे, जो आपका बोर्ड बना हुआ है या बोर्ड लगा हुआ है या पर्दा लगा हुआ है, उस पर आप प्रेजेंट कर रहे हैं, उस पर एक एक स्लाइड को प्रदर्शित कर रहे हैं। दूसरा, अगर आप जैसे ताजमहल को पढ़ाने जा रहे हैं तो ताजमहल को आपने एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया, उसका मॉडल बना के प्रस्तुत किया, उसका चार्ट बना के प्रस्तुत किया, उसको किसने बनवाया था, शाहजहाँ का चित्र आपने बना के प्रस्तुत किया, किस लिए बनवाया गया था तो इसके लिए आपने प्रस्तुत किया, कब बनवाया गया था, तो ये सारी डिटेल आप प्रदर्शन के रूप में बच्चों के सम्मुख प्रस्तुत कर रहे हैं। तो बच्चों में एक प्रकार से रुचि भी जागृत होगी और उस रुचि के माध्यम से बच्चे अधिक सीख सकेंगे, क्योंकि बच्चा जो है, बच्चे में जितनी भी ज़्यादा रुचि जागृत होगी उतना ही अधिक सीख सकता है। क्योंकि जब प्रदर्शन विधि में बहु इंद्रिय अनुदेशन होता है, यानी कि बच्चे की कई इंद्रियां उस समय वर्क करती हैं और उसके साथ साथ सारे कार्य वह कुछ मस्तिष्क से सीखता है, कुछ हाथों से सीखता है, कुछ आँखों से सीखता है, कुछ बोल के सीखता है। तो बहु इंद्रिय अनुदेशन के माध्यम से उन चीज़ों को सीखता रहता है। तो इसलिए जो प्रदर्शन विधि है, प्रदर्शन विधि में भी मुख्य रोल शिक्षक का ही रहता है, क्योंकि एक चीज़ प्रदर्शित की, उस चीज़ को हटाया, दूसरी चीज़ प्रदर्शित की, उस चीज़ को हटाया, तीसरी चीज़ प्रदर्शित की, उस चीज़ को हटाया, ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिखा है उसको हटाया। तो मेनली जो एक्टिवनेस रहती है वह शिक्षक की ही रहती है। तो शिक्षण विधियों में आज व्याख्यान और प्रदर्शन विधि का आप लोगों ने अध्ययन किया। तो व्याख्यान विधि क्या है और प्रदर्शन विधि क्या है, दोनों में कंपैरेटिव स्टडी आप करके देखेंगे कि व्याख्यान विधि में बच्चा कितना सीखता है और प्रदर्शन विधि में बच्चा कितना सीखता है। इन चीज़ों के माध्यम से आप खुद ये जानने का प्रयास करेंगे कि किस विधि के माध्यम से हम अधिकतम लर्निंग कर सकते हैं, अधिकतम अधिगम कर सकते हैं, है ना। बाकी क्लास में आप लोगों की इस विधियों के संबंध में बहुत बड़ा प्रेजेंटेशन भी मैंने आप लोगों को कराया था, प्रत्येक बच्चे से प्रत्येक विधि का प्रेजेंटेशन भी किया था। तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी विधि में, चाहे वह छात्र केंद्रित विधि हो या फिर शिक्षक केंद्रित विधि हो, किसी प्रकार की आप लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो इन विधियों को मैं मानता हूँ कि अगर आप लोग सेल्फ स्टडी कर लें, है ना, तब ज़्यादा बेटर रहेगा। अदरवाइज 1 बाय 1 मैं आप लोगों को उसमें स्टडी कराता रहूँगा और नेक्स्ट वीडियो में किन्हीं अगली 2 विधियों को मैं लूँगा, जिससे आप लोग आसानी से इन विधियों को समझ सकें। तब तक के लिए बच्चों घर पे रहिए,
स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और नियमित अध्ययन करते रहिए, क्योंकि नियमित अध्ययन ही सफलता की एक कुंजी है। धन्यवाद।